हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी बाय मैवरिक मनीष। और आज मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी के लिए। तो उसके बारे में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं कवर करूँगा और आपको एक एक चैप्टर का एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको मैं समझाऊँगा। फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ जिसमें बैकग्राउंड दे रखा है हमारे एक्ट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं जब से ब्रिटिश इंडिया ने इसको टेक ओवर किया था। आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी मेरी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें और हमें भी आपका सपोर्ट बना रहे। चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। चलिए पहला जो चैप्टर है इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा रहा है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें ब्रीफ नोट्स हैं इसके अंदर। अगर आप ये सभी चीज़ें कर लोगे आपको और कहीं से करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले जो एक्ट आया था वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सबसे पहला एक्ट ब्रिटिश इंडिया हमारे देश में लेके आई थी। इसके अंदर क्या क्या था, फर्स्ट स्टेप, ये इनके फीचर्स हैं उस एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ, किस किस चीज़ के जो है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस किन के लिए आए। तो देखो सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ EIC इन इंडिया। EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पहला स्टेप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लिया गया था वो ये था कि उसके जो अफेयर्स जो भी थे EIC के सारे वो अफेयर्स अब इस एक्ट के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, ठीक है। ये कोई भी वो अपना कार्य अपने मतलब इंडिपेंडेंट होकर नहीं करेंगे, वो सारे के सारे किसके अंडर आ गए, अब इसके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर आ चुके थे। चलिए अगला देखते हैं। डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। 1773 से पहले क्या होता था कि एक सिंपल पोस्ट थी उसको बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, लेकिन उसके बाद में इसको गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल इज बेसिकली पॉलिटिकल एक पोस्ट थी, फिर गवर्नर जनरल हो गया तो पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पॉइंट है। अगला है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो पहला ये तो इसको तो रट लो, पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। अगला देखो मेड बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले जो बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, इनका जो प्रेसिडेंसी थी, इनका जो प्रोविंस था वो इंडिपेंडेंट था, अपने हिसाब से कार्य करता था, अपने हिसाब से काम करता था। लेकिन थ्रू दिस एक्ट उन्होंने क्या किया कि बॉम्बे और मद्रास को क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर रख दिया। अब जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो भी था वॉरेन हेस्टिंग, जो जैसे आगे चलते रहेंगे बदलते रहेंगे, तो उन्होंने जो भी कुछ कहा, ठीक है, वही चीज़ बॉम्बे और मद्रास में अप्लाई हुई, ठीक है। जो बंगाल में हो रहा था वो बम्बई और मद्रास में भी वही हो रहा था, क्योंकि ये दोनों चीजें इसके अंदर आ गई थी। अगला देखो एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 1774 में एस्टैब्लिश की गई थी कलकत्ता में 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला देखो प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडल्ज इन प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब फ्रॉम नेटिव्स। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार के नौकर थे और वो उनसे पैसे, और जो लोकल्स थे नेटिव सिटीजन्स, उनसे घूस लेते थे, ठीक है। तो ये चीज़ क्योंकि वो कंपनी के अंडर काम करते थे, ठीक है, तो ये चीज़ इस एक्ट ने बंद कर दी कि अब कोई भी जो भी सर्वेंट होगा EIC का वो प्राइवेट ट्रेड में मतलब अपना बिजनेस नहीं कर सकता, अपना धंधा नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ब्रिटिश सरकार तनख्वाह देगी, उसी पे आपको अपना कार्य चलाना पड़ेगा और घूस नहीं ले सकते। अमेंडिंग एक्ट 1781 नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट वाज पास्ड टू रेक्टिफाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है कि जो अमेंडिंग एक्ट 1781 है ये एक नया एक्ट लाया गया था 1781 में जिसका नाम अमेंडिंग एक्ट था, जो किस लिए लाया गया था, ताकि जो भी कुछ खामियां त्रुटियां या कुछ ऐसी चीजें जो इसको बोलते हैं ना रॉन्ग नहीं फॉल्ट्स जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में रह गए थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, ठीक है। उसके बाद में अगला एक्ट, ठीक है, अगला एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब 1784 में एक नया एक्ट आएगा, उसके अंदर क्या कहता है देखो, एस्टैब्लिश्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक अलग से बॉडी बना दी, किसके लिए,
ओनली फॉर कमर्शियल अफेयर्स। कमर्शियल अफेयर्स का मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, वो क्या करती थी, सामान का आवाजाही तो करती थी, ट्रेड एंड सर्विसेज। तो उसी चीज़ को, उन्हीं सभी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बॉडी एस्टेब्लिश कर देगी। उसके बाद में देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया किसके लिए, फॉर पॉलिटिकल, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया किसके लिए, फॉर पॉलिटिकल, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के लिए। ठीक है, यानी कॉमर्शियल के लिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के लिए। अगला देखो, कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इंडिया। ठीक है, अब उस कंपनीज टेरिटरी जो थी इसके बाद, इससे पहले यानी इस एक्ट से पहले वहां पे क्या बोला जाता था, ये कंपनी की टेरिटरी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये भाग है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जमीन है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश की जमीन नहीं बोलेगी कभी भी। ठीक, इस एक्ट ने क्या कर दिया कि जितने भी पोजेशंस थे, जितने भी कंपनीज टेरिटरीज थी इंडिया में, उन सभी को क्या बोला गया, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अगला देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट वर गिवन कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो भैया सारा दारोमदार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया, उसके बाद में किसको दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही वो चीज़ दे दी गई। अगला देखो, फिर एक एक्ट आगे आ गया। ठीक है, कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पोस्ट थी उसको हटा दिया गया और उसकी जगह नई पोस्ट लाई गई, जिसका क्या नाम रखा गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉज मेड बिफोर दिस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशंस। यानी इस एक्ट से पहले, कौन सा एक्ट से पहले, चार्टर एक्ट 1833 एक्ट से पहले जो भी लॉज बनाए जाते थे वो क्या कहलाए जाते थे, रेगुलेशंस। लेकिन जो इसके बाद में जो भी लॉज बनाए गए इस एक्ट के बाद में, यानी 1833 के बाद में, उनको क्या बोला गया, उनको एक्ट्स बोला गया। क्या बोला गया, एक्ट्स। ठीक है, उससे पहले क्या थे, सिर्फ रेगुलेशंस थी। चलिए आगे देखिए, कंपनीज टेरिटरीज वर हेल्ड बाय हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। तो पहले जो अभी टेरिटरीज थी वो कंपनी के अंडर आती थी, अब क्योंकि कंपनी का राजपाट छीन लिया गया। ठीक है, कंपनी का राजपाट छीन लिया गया तो ये हुआ कि जो भी कंपनी के अंडर था वो क्या हो गया था, ब्रिटिश पोजीशन हो गया था इन इंडिया। और जो भी ब्रिटिश पोजीशन होगा इस दुनिया में वो किसका होगा, हिज मैजेस्टी, यानी उनके महारानी। ठीक है, हिज यहाँ पे जनता के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक, एज ए मैस्कुलाइन। उनकी महारानी का या उनका जो भी महाराजा था, उनके जो भी वंशज या आगे जो आने वाले संतानें औलादें होंगी उनके लिए बोला गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा भारत किसको दे दिया गया कि भैया ये तो रानी जो है महारानी एलिजाबेथ, ये तो सब उसके अंडर है। ये जितने भी लोग हैं, जो भी ज़मीन है, सब कुछ, ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह सब के सब किनके हैं, महारानी साहिबा के। अगले चीज, ठीक है, आगे देखिए, फिर आता है एक नया एक्ट जो है चार्टर एक्ट 1853। अब इसमें क्या है भैया नया, अब इसमें यह है कि सब सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल की एक काउंसिल थी जिसके सभी जो फंक्शंस थे पहले क्या थे, एक थे, फिर उनके फंक्शंस को क्या किया गया, अलग किया गया, अलग से बताया गया कि ये जो फंक्शंस हैं ये आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस होंगे, ये इस तरह के जो आप काम करोगे ये आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे। तो इन दोनों फंक्शंस को अलग कर दिया गया ताकि उनको डिफरेंशिएट करके उस हिसाब से काम किया जा सके। ठीक है, एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स इनटू काउंसिल एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू दी काउंसिल। तो काउंसिल के अंदर नए 6 मेंबर्स को ऐड किया गया। कौन से काउंसिल के अंदर, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर नए 6 मेंबर को ऐड किया गया। ठीक है, ताकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू दी काउंसिल रहे, उनका ये नाम उनको दिया गया। आगे देखिए, इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स यानी IAS, IPS, IFS ये वगैरह जो भी उस टाइम कहे जाते थे उनको सेलेक्ट करने के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इन्होंने एस्टेब्लिश किया। लेकिन क्योंकि उसके बाद में सबकी वो नहीं हुई, सबका क्या बोलते हैं, सब इस चीज़ पे हाँ नहीं भर पाए, सब इस चीज़ पे एग्री नहीं हुए, तो इस चीज़ को बाद में कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ निकल के आई थी वो 1853 के अंदर आई थी, भले इस चीज़ को आगे लागू नहीं किया गया। देखिए, 2 सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पहले बात कब निकल के आई थी ओपन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस के लिए, सिस्टम कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और फिर ये पूछा जाता है कि सिस्टम कब लागू हुआ था, है ना।
तो ये एस्टैब्लिश वाला है, लागू वाला नहीं है, लागू नहीं हुआ तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। अपॉइंटेड मकौले कमेटी ऑफ ऑन इंडियन सिविल सर्विस इन 1854। 1854 में मकौले कमेटी, याद रखना ऐसा बोला जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज एसोसिएटेड विद दिस इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो मकौले कमेटी जो थी, ठीक है, लॉर्ड मकौले थे एक, उन्होंने कमेटी, उनके अंडर में जो है उन्होंने एक जो भी किया था इंडियन सिविल सर्विस को लेकर, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस बनाई थी, सजेशंस बनाए थे, जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, उनका हेड कौन कर रहा था? मकौले साहब कर रहे थे, ठीक है। तो वो इस काम को कर रहे थे, तो इसलिए जो भी अगर आपका सवाल है तो ये आप देख लेना, मकौले कमेटी है इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर। अलाउड कंपनी, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, अलाउड कंपनी टू रिटेन टेरिटरीज फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड। पहले ये था कि कंपनी को 10 साल के लिए आप क्या है कि वो टेरिटरी उनको मिलेगी, उसके बाद में वो किसी और को दे दी जाती थी, है ना, या फिर उनको दोबारा से उसको चीज़ को रिन्यू कर दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो कंपनी को टेरिटरी दे दी गई वो अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए दे दी गई, ठीक है। ये बात हमेशा आप याद रखना, 10 साल 20 साल का कोई लफड़ा नहीं था भाई, रख लो तुम्हारे जब तक मन करे, तब तक, जब तक अगला आदेश नहीं आता महारानी साहिबा का, तब तक आप ये काम, ये टेरिटरी अपने अंडर रख सकते हो। अगला देखिए, इंट्रोड्यूस लोकल यानी प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जिसमें से 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स फॉर लोकल, 4 जो थे वो 6 मेंबर थे, है ना, 6 मेंबर ऐड किए गए, ये एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। तो गवर्नर जनरल के काउंसिल में 6 मेंबर थे, जिसमें से 4 किसको किया गया? लोकल को ऐड किया गया। अब लोकल क्या क्या थे? एक मद्रास से था, ठीक है, लोकल प्रोविंशियल है ना, जो अब लोकल है तो प्रोविंस से ही होगा। अब कौन कौन से प्रोविंस थे? एक तो मद्रास से था, दूसरा बॉम्बे से था, बॉम्बे प्रोविंस से था, तीसरा बंगाल प्रोविंस से था और चौथा आगरा प्रोविंस से था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो भैया जब 1857 की क्रांति हो गई तो इन लोगों के मन में एक भूचाल जागा, अंग्रेजों के मन में कि यार कुछ तो करो यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो इन्होंने फिर एक नए एक्ट लेके आए जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 कहा जाता है। कैसे हुआ था? इन दी वेक ऑफ सिपॉय म्यूटिनी 1857, 1857 की क्रांति के बाद में, ठीक है, जो मूवमेंट चला था उसके बाद में इसको लाया गया, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए मेड ब्रिटिश क्राउन सुप्रीम अबोलिश्ड EIC। इन्होंने क्या किया भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी ही बंद कर दी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम था वो, ठीक है, बाकी तो बंद जो भी है नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नाम खत्म कर दिया, उसको हटा दिया गया। फिर क्या किया गया? सब जो सिस्टम था पूरे देश में वो सब के सब किसके अंडर कर दिया गया? मेड ब्रिटिश क्राउन सुप्रीम। ब्रिटिश क्राउन जो होगा वो क्या होगा? सुप्रीम होगा। कॉल्ड एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। अब इस एक्ट को 1858 को इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये एक पॉजिटिव जो है सेंस ऑफ पॉजिटिविटी लाने के लिए लोगों के दिमाग में ये इसका नाम रखा गया था, ताकि लोगों को लगे चलो भी कुछ चेंज ला रहे हैं ब्रिट्स, है ना, कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं। चलिए उसके बाद में है मेड गवर्नर जनरल एज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल का नाम जो है वो खत्म हो गया था, गवर्नर जनरल जो पोस्ट थी उसको हटा दिया गया, नई पोस्ट लाई गई उसकी जगह जिसका नाम था वाइसरॉय। काम सेम था, नाम हटा दिया गया बस, ठीक, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब लॉर्ड कैनिंग, ये एक बात याद रखना, 1857 तक गवर्नर जनरल ही थे, 1858 के बाद में वाइसरॉय बने, उससे पहले गवर्नर जनरल ही थे। एक आप ये भी देख लेना कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था और फर्स्ट वाइसरॉय कौन था। तो फर्स्ट वाइसरॉय साहब थे, अभी आपको मिल जाएगा, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है। एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। एक तो था उसके लिए कमर्शियल अफेयर्स के लिए और एक था पॉलिटिकल सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के लिए। तो इन दोनों को ही, है ना, क्योंकि ये 2 तरह की गवर्नमेंट होगी ना, एक लोग कुछ संभाल रहे हैं, कुछ लोग कुछ संभाल रहे हैं, तो इन दोनों को खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसके लिए क्या ठीक है, तो एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, इन दोनों का अबॉलिश कर दिया गया। क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन UK। एक नया पोस्ट तैयार की गई, एक नया ऑफिस तैयार किया गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला गया, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है किसको आंसरेबल था? डायरेक्टली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन UK। ब्रिटिश पार्लियामेंट हिंदुस्तान में तो थी नहीं, अगर हिंदुस्तान में पार्लियामेंट होती तो ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट होती, है ना।
तो वो कहाँ थी, कौन से पार्लियामेंट को आंसरेबल था, रिस्पॉन्सिबल था, पार्लियामेंट इन यूके। क्रिएटेड 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल टू असिस्ट सेक्रेटरी बीइंग चेयरमैन ऑफ इट। ठीक है, तो एक काउंसिल बनाई गई, कितने मेंबर्स की, 15 मेंबर्स की। ठीक है, जो क्या करेगी, जो सेक्रेटरी जो होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको क्या करेगी, असिस्ट करेगी। और वो किस तरह काउंसिल होगी, एडवाइजरी काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं होगी, एडवाइजरी काउंसिल होगी। और उसका चेयरमैन कौन होगा, जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी है, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इसका वही उसका चेयरमैन होगा। ठीक है, उस काउंसिल का। सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860 इन ब्रिट्स इंडिया। तो सिस्टम ऑफ बजट, तो बजट सबसे पहले कब आया था, बजट सबसे पहले आया था 1860 के अंदर ब्रिटिश इंडिया में। बजट को सबसे पहले उस टाइम अनाउंस किया गया था। ये कंसेप्ट तब 1860 के अंदर इंडिया में आया था। चलिए फिर आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें से हमेशा एक आधा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप थोड़ा ध्यान से चीज़ को देखिएगा। ऑल्सो नोन एज द मोन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मोन्टेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय। गवर्नर टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड इन दिस एक्ट। इसके अंदर मैंने आपको बहुत ही बारीक इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको हो सकता है लक्ष्मीकांत में ना मिले। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लक्ष्मीकांत से ली है और कुछ इंफॉर्मेशन मैंने स्पेक्ट्रम के अंदर से ली है, क्योंकि ये हिस्ट्री का भी तो पार्ट है ना ये एक्ट वगैरह। तो देखिएगा, गवर्नर टर्म जो पहली बार इस्तेमाल की गई, वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, वो अलग सिस्टम था, लेकिन गवर्नर जो खुद प्रॉपर टर्म जिसकी डेफिनेशन थी वो इस्तेमाल की गई। टर्म वॉज फर्स्ट यूज इन दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंदर गवर्नर का सबसे पहले जिक्र आया था। डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इन ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे उनको क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। अब देखो क्या है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो थे जो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाएंगे, बाय गवर्नर विद हेल्प ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गवर्नर साहब जो हैं, ठीक है, जिनको राज्यपाल बोलते हैं, तो गवर्नर साहब क्या करेंगे कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एडमिनिस्टर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनके हिसाब से फंक्शन करेंगे। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जो भी मिनिस्टर उनको अलॉट किए जाएंगे उनके हिसाब से वो चीज़ एक्ट करेंगे। और किसको रेस्पॉन्सिबल होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। चलिए अगला क्या है, रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जो है, जो रिजर्व रख लिए गए। अब ऐसे कौन से थे, रिजर्व सब्जेक्ट टू बी एडमिनिस्टर बाय गवर्नर, मतलब ये भी गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होंगे, लेकिन विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये लोग रेस्पॉन्सिबल या आंसरेबल नहीं होंगे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के लिए आंसरेबल या रेस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं बनेगी। तो गवर्नर साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर इस चीज को एडमिनिस्टर करेंगे। अगले देखिए, फिर अगला पॉइंट, ये सेमी एक्ट चल रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट आया था कि ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसको डायरकी भी बोला जाता है ना, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म, अपर एंड लोअर हाउस। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, है ना, उसको क्या बोलते थे, बाइकैमरलिज्म बोलते थे। बाय, 2 कैमरा, ठीक है, 2 कैमरा, है ना, यानी 2 निगाहें, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, इस नाम से इसको मतलब एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, डायरकी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूअल गवर्नमेंट या फिर डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1999 में। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म कब हुआ था, 1919 में। उसके बाद में क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन। एक नया ऑफिस जो है हाई कमीशन का इन्होंने सेटअप किया, इंडिया का। कहाँ पे सेटअप किया, लंदन में। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन 1926। ठीक है, सेंट्रल, इसको यूनियन भी बोल सकते हैं, सेंटर को यूनियन। तो ठीक है, यूपीएससी है ना, तो यूपीएससी सेटअप किया इन्होंने। ठीक है, सिविल सर्विसेज के उनको रिक्रूट करने के लिए 1926 में, जिसको सीपीएससीपी हम यहाँ पे बोल रहे हैं। सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट।
पहले प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट एक आता था, पूरे देश का एक ही बजट आता था, फिर उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, जैसे अभी आता है कि सेंटर का बजट अलग होगा और जो पर्टिकुलर स्टेट है, जो प्रोविंस, उसका बजट अलग होगा। तब तक क्या हुआ, तो 1919 तक 25% ऑफ बजट कैन बी वोटेड बाई इंडियंस। सारे का सारा बजट जो है हमारे पास वोट करने का अधिकार नहीं था। कितना अधिकार था? सिर्फ 25%। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी जो नो अविश्वास प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, अगर वो पास हो जाए, ठीक है, तो जो सरकार एक्ट कर रही होती है वो क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू लुक इनटू प्रोग्रेस इन 10 ईयर्स, उसको, ठीक है, साइमन कमीशन, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक नया कमीशन अपॉइंट करने का जो है आदेश दिए गए, ताकि वो आने वाले 10 सालों की प्रोग्रेस को क्या है, लुकआउट करेगा, वॉच आउट करेगा, देखेगा क्या सुधार हुआ है, क्या क्या रिकमेंडेशन होने चाहिए, क्या क्या सजेशन होने चाहिए, वो सारी रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, उसका उदाहरण था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध भी तो हुआ था, क्योंकि उसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, सबके सब गोरे थे। तो वुमेन कैन वोट ऑन प्रोविंशियल लेवल, बहुत ही कम प्रतिशत वुमेन जो थी उनको, या फिर गिने चुने महिलाओं को अधिकार था कि वो प्रोविंशियल लेवल पे वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। इससे पहले तो वो भी नहीं था। डिफरेंट टेन्योर ऑफ बोथ हाउसेज। ठीक है, अब बोथ हाउसेज का अलग अलग टेन्योर था, है ना, वो अभी हम आगे देखेंगे। अब जो लोकसभा है उसका अलग टेन्योर था और जो राज्यसभा उसका अलग टेन्योर था। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सटेंडेड टू सिख, एंग्लो इंडियन्स एंड यूरोपियंस। 1935 में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके अंदर से ही हमारे DPSP जो है बना है ना। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट जो है उन्होंने बनाई। ठीक है, ताकि वो पावर्स का डिवीजन कर सके। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और फेडरल लिस्ट, फेडरल का मतलब होता है सेंट्रल, यूनाइटरी, तो सेंटर के लिए कौन सी लिस्ट थी? फेडरल लिस्ट थी। प्रोविंशियल लिस्ट थी, ठीक, किसके लिए? स्टेट के लिए, स्टेट इज इक्वल टू प्रोविंस। ठीक है, उसके बाद में एक ऐसी लिस्ट थी जिनके अंदर दोनों, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों एक्ट कर सकते हैं, वो लिस्ट बनाएंगे, उसका नाम था कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो अभी क्या है कि इनका नाम चेंज हो गया है। अगर आप करंट में देखें तो जैसे फेडरल लिस्ट को यूनियन लिस्ट हो गई है, ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट जो स्टेट उसको लिस्ट बोला जाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट का नाम यही है ना। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंटर दोनों एक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर जो लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी फंक्शंस आएंगे, उनके अंदर दोनों सेंटर और स्टेट दोनों एक्ट करेंगे। ठीक है, फेडरल में सिर्फ सेंटर एक्ट करेगी, प्रोविंशियल लिस्ट में सिर्फ प्रोविंस एक्ट करेगा। इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यसभा वॉज डायरेक्ट वाइल दी फेडरल असेंबली, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, वर इनडायरेक्ट। यानी राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, स्टेट माने राज्य, काउंसिल माने सभा, क्या थे? डायरेक्ट थे, डायरेक्ट इलेक्शन होते थे। ठीक है, वाइल फेडरल असेंबली के जो इलेक्शन थे वो कब होते थे? फेडरल असेंबली यानी लोक, ठीक है, असेंबली माने सभा, तो लोकसभा के जो है इलेक्शन थे वो क्या थे? इनडायरेक्ट थे। उसके बाद में देखिए कि 1/3 राज्यसभा मेंबर से रिटायर एवरी 3rd ईयर। ठीक है, सो 1/3 जो भी राज्यसभा के मेंबर होंगे, ये रूल अब भी है कि 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर होंगे वो क्या होंगे? एवरी 3rd ईयर, हर 3 साल बाद में वो क्या है? रिटायर हो जाएंगे। और सिस्टम इस तरह का चला रखा है कि हर 3 साल बाद रिटायर होते हैं, उतने ही वापस आ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं, हो सकता है सेम भी आ जाए, हो सकता है अलग लोग भी उसके अंदर आ जाएं, तो लेकिन ये पूरा सर्कल चल रहा है, तो इससे कभी कमी नहीं होती, वो चीज सर्कल चलता रहता है। मेड इट अ परमानेंट बॉडी, ठीक है, राज्यसभा को नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, तो राज्यसभा को एक परमानेंट बॉडी बना दिया गया। अब ये क्या है कि ये इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, आप इसको भंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो तो क्या होगी? सरकार गिर जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो मैंने आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो राज्यसभा क्या होगी? भंग। आपने कभी देखा कि राज्यसभा की सरकार गिर के ये राज्यसभा भंग हो गई ना? लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा भंग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर उसको दोबारा से चुनाव अगले 6 महीने के अंदर चुनाव करने पड़ते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए क्या होती है? ये परमानेंट बॉडी होती है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी क्योंकि इट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, आज लोकसभा कांग्रेस की है और कल भाजपा की होगी, परसों फिर कांग्रेस की, इस तरह चलता रहता है।
नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी मूव्ड बाय फेडरल असेंबली। तो प्रोविंस में नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेजोल्यूशन, ठीक है, नहीं था, प्रोविंसेस को अलाउ नहीं था, स्टेट्स को अलाउ नहीं था कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उसको मूव करेंगे। तो वो कहाँ था? सिर्फ सेंटर में, ठीक है, यूनियन में, यानी फेडरल असेंबली में वो चीज़ अलाउ थी और कहीं भी वो चीज़ अलाउ नहीं थी। एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट टू SC ST। अब देखो हिंदू धर्म में भी इन्होंने दो फाड़ कर दिए, वैसे तो सारे देश में कर ही रहे थे, ठीक है, इन्होंने एक अलग से भी धर्म पकड़ लिया कि यार ये बहुत बड़ा धर्म है ना, इसके अंदर काफ़ी बड़ा इन द सेंस साइज में विद पॉपुलेशन, ठीक है, इसके अंदर भी दो फाड़ कर दो। कैसे फाड़ करो? सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए भी अलग से इलेक्शन करवा दो, सिर्फ SC ST के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको एज ए सप्रेस्ड कम्युनिटी इनको रखा जाता था। तो इस, ठीक है, तो ये काम भी उन्होंने किया, सिंपल डिवाइड एंड रूल, है ना। तो ये यही काम ये हर बार करते गए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में 10% इंडियंस गॉट वोटिंग राइट, ठीक है, तो सिर्फ 10%, यहाँ तक 1935 में जो एक्ट आया उसने ये कहा कि आप भैया सिर्फ 10% भारतीय ही अलाउ हैं वोटिंग करने के लिए, और किसी को कोई अधिकार नहीं है वोट डालने का, ठीक है। अबोलिश डायर की जो, ठीक है, डायर की थी ना ड्यूअल गवर्नमेंट, उसको क्या कर दिया गया? अबोलिश कर दिया गया। यानी एक तो प्रोविंस में चल रही थी, ठीक है, एक चल रही थी कहाँ पे? सेंटर में, है ना। तो उन दोनों गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया? अबोलिश कर दिया गया, ठीक। अब क्या हुआ? इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है ऑटोनॉमी, यानी पावर्स जो है प्रोविंस को दे दी गई, वो अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने स्टेट का, प्रोविंस को फंक्शन कर सकते हैं, अपने प्रोविंस को चला सकते हैं, ठीक है। वो जो भी स्टेप ले वो उनकी मर्जी है ना, जो भी बिल पास करें, जो भी एक्ट्स रेगुलेशंस वो लाएं, इट इज अप टू देम। प्रोविंस टू डिराइव देयर पावर डायरेक्ट फ्रॉम द क्राउन। अब प्रोविंस ये नहीं हो सकता कि अपनी पावर वो डिराइव करे अपने ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो अभी तक हो सकता है बना हो या ना बना हो, या एंशियंट इंडियन आइडियोलॉजी से वो जो है पावर्स डिराइव करे, है ना। जैसे कोई मौर्य समाज में, सॉरी मौर्य समाज नहीं, मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में, या गुप्ता एम्पायर में, या सीथियंस, ठीक है, या शक एम्पायर में, है ना, इनके अंदर कोई भी रूल था, वो आप रूल लाना चाहते हैं, वहाँ से आप अपनी पावर डिराइव करना चाहते हैं कि हमें चंद्रगुप्त अशोक ने जो है ये कहा था कि हम, उनके वहाँ ऐसा रूल था, ठीक है, तो हम भी वही रूल लाएंगे। तो भैया ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा? डायरेक्ट फ्रॉम द क्रोन, ठीक है, जो महारानी है उनका, क्रोन का मतलब होता है ताज। अब ताज किसके ऊपर था? ताज तो महारानी के सिर के ऊपर था, है ना। तो वहीं से सारा काम चलेगा, जैसे वो मोहतरमा बोलेंगे वैसे वैसे हमको करना पड़ेगा, वैसे वैसे प्रोविंस यानी स्टेट्स को क्या क्या करना पड़ेगा, बाकी किसी की नहीं चलेगी। सेटअप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने RBI सेटअप किया। तो RBI कब सेटअप हुआ? 1935 में। और सुप्रीम कोर्ट कब सेटअप हुई थी इंडिया की? कलकत्ता में हुई थी 1774 में, याद रखना। जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसके अंडर था। सेटअप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी सेंटर का अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन उन्होंने जो है इसके आदेश दिए। और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको स्टेट PSC, अभी SPSC बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो वो भी इन्होंने सेटअप करने का आदेश दिए। और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इन्होंने बनाया, ताकि 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स को एक साथ लेकर उनके एग्जाम्स जो है वो करवा सकें, ठीक, ऑफिसर्स सेलेक्ट करने के लिए। थैंक यू आज के लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और कोशिश मैं जारी रखूँगा कि आपको एक अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और मिलते हैं बहुत जल्द। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, एंड बाय बाय। थैंक यू।